माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रेप जर्नल आईएएस। पीडीएफ टेलीग्राम पर है और कमेंट में लिंक है। इन द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन वन शुड कीप इन माइंड दैट लाइफ इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन along a straight 6-lane highway but rugged, जर्जर उबड़ा खावा रोड, up and down, where we fall and rise. But the important thing is we keep moving, facing our goal forward with hope of sunshine. Enjoying the journey is more important than destination. And today the Hindu, 23rd December. First news is इंडिया न्यूजीलैंड विंड अप एफटीए टॉक। मतलब जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर टॉक हो रही थी इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में, वो कंक्लूड हो चुकी है, जल्द ही साइन हो जाएगी। इसके बेसिक प्रोविजंस क्या हैं? पहला, आवर 95% एक्सपोर्ट टैरिफ फ्री होगा या फिर रेड्यूस टैरिफ होगा, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा या फिर कम टैरिफ लगेगा। 95% हमारे एक्सपोर्ट पर। एलॉन्ग विथ उसके साथ साथ हमने इंश्योर किया है कि इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर शुड बी सिक्योर। इसलिए हमने डायरी के सेक्टर में, ऑनियन, स्पाइसेस के सेक्टर में, मेनली एग्रीकल्चर एंड डायरी सेक्टर में हमने न्यूजीलैंड के लिए मार्केट ओपन नहीं किया। सेकेंड प्रोविज़न कि हमने डिसाइड किया है कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है न्यूजीलैंड इंडिया के बीच में, वो डबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट 5 ईयर में $5 बिलियन का टारगेट रखा गया है। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। 5,000 इंडियन प्रोफेशनल्स को हर साल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया जाएगा, जो कि 3 साल वहाँ रह सकते हैं। इससे क्या होगा? रेमिटेंस इंडिया को ज़्यादा आएंगे, सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट। ओके, इससे एक लार्जर इशू बनता है कि रिसेंटली इंडिया ने काफ़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे 2022 में यूएई के साथ, 2022 में ही ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस के साथ, रिसेंटली 2025 में इंडिया, ओमान, एंड 2025 में ही इंडिया, यूके, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के साथ। इसमें इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बनता है कि EFTA में कौन कौन से कंट्री हैं: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिंचस्टीन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए हमने एग्रेसिव लेवल पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। क्यों? रीज़न है कि वी आर टू डिपेंडेंट ऑन US and EU market. Our 40% export goes to US and EU, and we are highly dependent. In this geopolitical uncertain, we are in dire need to diversify our trade. And Western countries, especially USA, Mexico, moving towards protectionism. तो इशू है कि हम अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन EU एंड USA। जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट जो बन रही है वेस्ट और रसिया, ईस्ट के बीच में, रसिया चाइना, उस अलाइनमेंट में हम मल्टी अलाइनमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ना कि किसी अलाइनमेंट को। इसलिए मल्टी अलाइनमेंट करने के लिए ज़रूरत है किसी पे हम डिपेंडेंस में ना हो। अफ्रीका से हम ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, अपना ट्रेड को अफ्रीका डाइवर्ट करें, ऑस्ट्रेलिया डाइवर्ट करें, न्यूजीलैंड करें, अदर एशियन कंट्री, वेस्ट एशिया, ओमान, सप्लाई चेन रेजिलियंस मेंटेन रहे। इसमें चैलेंजेस क्या है कि ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से एक्सपोर्ट बढ़ नहीं जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम अपना MSME का कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करना होगा। कैसे? स्किल के थ्रू, फाइनेंस एंड टेक अपग्रेडेशन करना होगा, MSME को फाइनेंस देना होगा, स्किल अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा MSME कम्पिटिटिव बने और हमारा ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा अदर कंट्रीज़ में कम्पिटिटिव हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। अदर कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और एक वन मोर थिंग कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत ज़रूरी है अगर हम ग्लोबलाइजेशन का यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर 2 स्टेट्स या स्टेट सेंटर आपस में फाइट करते रहेंगे तो उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर बेनिफिट उठाना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, तो उसके लिए कोऑपरेशन चाहिए अदर स्टेट्स और सेंटर के बीच में। अवेयरनेस अबाउट द एक्सपोर्टर्स की कौन सी मार्केट में किस चीज़ का डिमांड है, उसी प्रोडक्ट को वहाँ पे एक्सपोर्ट करो, वैसा ही क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाओ, तो अवेयरनेस होगा। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस टाइप का जो स्कीम्स होते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, तो अगर उसका बेनिफिट उठाना है तो कुछ स्कीम्स उठाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाना पड़ेगा कॉर्पोरेशन के थ्रू। एक और लार्जर इशू इसमें बनती है। लार्जर इशू क्या है कि रिसेंटली देख रहे हैं कि WTO का वीकेंड हो चुका है। अगर डिसमेंटल नहीं हुआ है तो कमज़ोर क्यों हो चुका है WTO? एक तरह से उसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो
पैरालिसिस हो चुका है। अपीलेट बॉडी मतलब जहाँ पर हम फाइल करते हैं, अपील करते हैं किसी भी रॉन्ग डूइंग का, जैसे यूएसए का टैरिफ को लेकर हम अपील करें डब्ल्यूटीओ में, तो इंडिया कर भी नहीं रहा है क्योंकि उसका सुनवाई भी नहीं होगा। क्यों नहीं सुनवाई होगा? क्योंकि उसका अपीलेट बॉडी है, जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उससे इंस्टॉल कर दिया गया है यूएसए के द्वारा। इसमें सारे कंट्री मिलकर कंसेंसस बेसिस पर अपॉइंटमेंट करते हैं। किसी एक कंट्री का अगर ऑब्जेक्शन है तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो यूएसए ने 2019 से ऑब्जेक्शन बना के रखे हुए हैं और डब्ल्यूटीओ के जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण अपीलेट बॉडी एक तरह से पैरालिसिस हो चुका है। वहाँ किसी भी डिस्प्यूट्स को हियरिंग नहीं होता है। सेकेंड, जो भी इशूज चल रहे थे, डेवलपमेंट टॉक्स चल रहे थे, वो एक तरह से रुक चुका है। जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ पे क्या फाइनल जजमेंट आएगा, उसको लेकर कोई डिसीजन एग्रीमेंट फाइनल हुआ नहीं है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पे भी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है या फिर एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिस पर सारे कंट्री मिलकर कंसेंसस नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, एग्रीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड यूनिलेटरल मेजर्स, यूएसए में अपना यूएसए 50% टैरिफ या अदर कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाना, प्रोटेक्शनिज्म लेना, यूरोप का सेंक्शन लगाना। तो एक तरीका से सारे कंट्री स्पेशली वेस्ट प्रोटेक्शनलिज्म की तरफ जा रहे हैं और यूनिलेटरल मेजर्स ले रहे हैं, टैरिफ फॉर एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट फ्रॉम मल्टीलेटरलिज्म टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। रिसेंटली क्या हो रही है कि पहले मल्टीलेटरलिज्म था, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जा रही है। तो सिचुएशन जैसे आ रही है वैसे कंट्री भी, इंडिया भी उसे अडॉप्ट कर रही है और फिर अदर कंट्रीज़ के साथ हम एग्रेसिव लेवल पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। और अगर वी हैव टू टेक बेनिफिट ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देन वी हैव टू डू दिस। एमएसएमई को कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कंप्लायंस करना पड़ेगा, अवेयरनेस अमंग द एक्सपोर्टर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोटेक्ट सेफ अरावली। रिसेंटली एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफिनेशन दिया है अरावली क्या है। पहला उसमें डिफिनेशन है कि 100 मीटर से ऊपर का एरिया को ही अरावली, जो नियर बाई एरिया है, उससे अगर जो भी माउंटेन या एलिवेशन अगर 100 मीटर से ऊपर होगा उसी को अरावली माना जाएगा। और सेकंड कि 2 और मोर सच हिल्स विथ इन 500 मीटर, अगर 500 मीटर के बीच में मिनिमम 2 हिल्स होनी चाहिए, तब उस सारे एरिया को अरावली रेंज के रूप में माना जाएगा। तो ये कंसर्न क्यों है या प्रोटेस्ट क्यों है? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है काफ़ी नैरो है। नैरो मतलब 95% एरिया अरावली नहीं माना जा सकता है, जितना पर्वत से। माइनिंग के लिए ओपन हो जाएगा पूरा एरिया, माइनिंग सेक्टर होगा और अरावली का डिग्रेडेशन हो सकती है। दिस इज इन्वायरमेंटल इशूज अगेंस्ट डेवलपमेंट वर्सेज इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ। डेवलपमेंट वर्सेज इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ। अरावली 800 किलोमीटर गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए हरियाणा एंड दिल्ली में फैला हुआ है। इसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल है अरावली का बैरियर अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन। जो भी डिजर्ट इधर से उसको रोकती है अरावली। सेंट्रल इंडिया और इस साइड डिजर्ट का एक्सपेंशन नहीं हो पाती है अरावली के कारण। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो भी इस एरिया में, यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है अरावली का। देन बायोडाइवर्सिटी रिफ्यूज़, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किए हुए है अरावली पर्वत, वहाँ आसपास जंगल है। अरावली इन रिच इन क्वार्टजाइट, मार्बल एंड लाइमस्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स अगेन। नाउ इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर अरावली का डिग्रेडेशन होता है अरावली माइनिंग से, तो उससे क्या नुकसान होगा? वही डिजर्टिफिकेशन बढ़ेगी, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ेगा। पोल्यूशन कैसे बढ़ेगा? यहाँ से जो भी डिजर्ट्स या सैंड्स, जो सैंड स्टॉर्म है, आगे तक दिल्ली तक आ सकता है, और जो भी हवा आएगी दिल्ली में उसमें काफ़ी सैंड पार्टिकल्स होंगे, तो पोल्यूशन लेवल और ज़्यादा हो जाएगा। देन डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर एंड इकोलॉजिकल लॉस। आर्टिकल 48 इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, डीपीएसपी में आर्टिकल 48 एंड फंडामेंटल ड्यूटी 51A, सिटीजन्स ड्यूटी टू सेफ गार्ड नेचर। तो दोनों का 48 एंड 51A इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए।
देन एक इथिक्स से रिलेटेड इशू था, 8 करोड़ लॉस्ट इन ऑनलाइन फ्रॉड, एक्स IPS ऑफिसर सुसाइड, इनका फाइनेंशियल फ्रॉड में 8 करोड़ इन्होंने लॉस कर दिया, और लॉस के बाद इन्होंने सुसाइड का कोशिश किया। अभी हॉस्पिटल में ये हैं। इम्पोर्टेंट है हो जाती है इन द डिजिटल वर्ल्ड, वैल्यू इरोजन, डिसेप्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या चाहिए होनी चाहिए एज अ रेगुलेटरी? अर्ली फ्रॉड डिटेक्शन, इफेक्टिव साइबर क्राइम रिस्पॉन्स, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अवेयरनेस करो, डिटेक्शन करो, और साइबर क्राइम को रिस्पॉन्स। एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप क्या कर सकते थे? इथिकल एक्शन में होगा इमीडिएट काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, फास्ट ट्रैक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एंड कोऑर्डिनेशन विद द बैंक्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कैच द थीफ। अब एक और इथिकल इशूज डिलेमा है कि इनके पास 8 करोड़ आया कहाँ से। तो आप ऐसे ही एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि 8 करोड़ आया मतलब करप्शन हुआ होगा, जब तक प्रूफ नहीं हो। तो विदाउट रूल ऑफ, इट इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ दैट एज्यूमिंग दैट ही माइट बी करप्ट एंड ही गॉट 8 करोड़ बाई करप्शन। तो जब तक प्रूफ नहीं हो जाती है, और प्रूफ करने के लिए इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं लाइक CBC, CBI, स्टेट विजिलेंस इंक्वायरी। अगर उनकी इंक्वायरी में बात अगर साबित होती है कि 8 करोड़ करप्शन के थ्रू आया था, तभी मानेंगे कि ये मनी करप्शन का था। अगेन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिक्लेयर्ड एसेट्स प्रोबिटी का मतलब है। नेक्स्ट इशू इज़ पुतिन विजिट टू इंडिया एंड आफ्टर मथ। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो पुतिन का विजिट हुआ था इंडिया, उसको एनालाइज करते हैं, कैसे वेस्ट इसे देखा, कैसे USA इसको देखा, और कैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ मल्टीपोलरिटी एंड इशू बेस्ड पार्टनरशिप। द विजिट वॉज इन द बैकग्राउंड ऑफ, रिसेंटली हम जान रहे हैं कि यूक्रेन वॉर चल रही है, और वेस्ट रसिया का जो कन्फ्रंटेशन है काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुका है। एक दूसरे पर सैंक्शन लगाना, करीब 1000 से ऊपर यूरोप का सैंक्शन है रसिया पर। तो विजिट रीअफर्म इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं कि इंडिया इज़ मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब एज अ सॉवरेन कंट्री वी विल टेक आवर इंडिपेंडेंट डिसीजन in our interest. तो we have taken independent decision by inviting Russian president in our interest. हमारा इंटरेस्ट क्या है? डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। आवर 60 to 70% मिलिट्री हार्डवेयर इज ऑफ रशियन ओरिजिन। तो एज ए डिफेंस प्रिपेयर्डनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? वी हैव बीन बाइंग रशियन चीप ऑयल फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 years एंड दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड कीपिंग आवर इन्फ्लेशन लेवल लो। इन्फ्लेशन कंट्रोल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रशियन चीप ऑयल। तो एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टीपोलरिटी। वी आर नॉट aligning ourselves to any pole, neither west neither east. We are multipolar, following multipolar and non-alignment and strategic autonomy in our own interest. लिमिटेशन वी हैव, इसमें लिमिटेशन की बात भी की गई है कि लिमिटेशन क्या है कि चाइना का डिपेंडेंसी, चाइना पर रसिया का डिपेंडेंसी चाइना पर बढ़ रहा है। तो हमने भी क्या किया है कि अपना जो मिलिट्री डाइवर्सिटी है उसे इंक्रीज कर दिया है, और वी हैव डाइवर्सिफाई आवर डिफेंस एक्सपोर्ट टुवार्ड्स द फ्रांस, USA एंड इजराइल। तो डिपेंडेंसी किसी कंट्री पे हमें, ओवर डिपेंडेंसी किसी भी कंट्री पे नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी फील्ड में हो, ऑयल, डिफेंस। So we have diversify as well as we have given more importance to self reliance in defense production. तो ये इशू इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ वर्ड्स, मल्टीपोलरिटी, इशू बेस्ड पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट करते हैं हम, डिफेंस सिक्योरिटी। नाउ राइट टू डिस्कनेक्ट, ये एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है ना, उसे इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो पॉइंट आ जाती है प्राइवेट मेंबर्स बिल है क्या। कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी मेंबर द्वारा जो मिनिस्टर नहीं है, काउंसिल मिनिस्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, चाहे MP हो, कोई भी MP हो, राज्यसभा के, लोकसभा के, चाहे गवर्नमेंट को हो या फिर अपोजिशन से हो, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर नहीं है, COM के मेंबर नहीं है, मिनिस्टर नहीं है,
और उनके द्वारा बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस बिल को बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। नॉर्मली देखा जाता है कि बिल जो इंट्रोड्यूस होता है गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल, क्योंकि अदरवाइज़ किसी और के द्वारा इंट्रोड्यूस अगर कोई किया जाता है तो उसे पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है। एक और प्रोविज़न है प्राइवेट मेंबर्स बिल को लेकर कि इसे बस फ्राइडे को दिन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और 1 मंथ नोटिस देना पड़ेगा एडवांस में, एंड देयर इज लिमिटेड चांसेस टू पास द बिल। अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद केवल 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल पास हुए हैं। लास्ट पास हुआ था 1970 में। ओके, जस्ट टू नो दैट व्हाट इज़ प्राइवेट मेंबर्स बिल। ये बिल किसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया हो, बस वो मिनिस्टर ना हो, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट ना हो, चाहे एमपी लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, ऑपोजिशन से हो, गवर्नमेंट से हो, केवल वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट ना हो, उनके द्वारा अगर बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो प्राइवेट मेंबर्स बिल बोला जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी GS4 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस का पार्ट है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वायरमेंटल के फील्ड में किया जाता है, दैट इज़ नॉट चैरिटी, दैट इज़ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड को। तो कॉर्पोरेशन एक लीगल एंटिटी है और लीगल एंटिटी होते हुए उनका राइट्स बनता है, फंडामेंटल ड्यूटी है 51AG के तहत कि उनका भी ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। तो वो जो फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज़ नॉट अ चैरिटी, इट्स दियर ड्यूटी। आर्टिकल 21 एंड 48 DPSP स्टेट हैज़ राइट टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड 21 राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। अगेन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, ये मैंडेटरी है किसी भी कंपनी को जो बड़ा कंपनी है, उनको अपने एनुअल एवरेज प्रॉफिट का 2% देना होता है सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट। बड़ा प्रोडक्ट कंपनी मतलब नेट वर्थ उनका होनी चाहिए 500 करोड़ से ऊपर, टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर हो, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर हो, तो उनका 2% देना होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ये मैंडेटरी है सेबी। अगेन नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोला इनका कहना है कि मनरेगा का नाम बस नहीं चेंज हुआ है, VV राम जी नाम जो न्यू नाम है, बस मनरेगा का नाम ही चेंज नहीं हुआ है, उसको खाना कब दिया जाएगा, कम दिया जाएगा, न्यूट्रिशन कब होगा, और अल्टीमेटली उसका क्या होगा कि वो मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। मतलब नाउ मनरेगा इज़ गोइंग टू डाई, नॉट नेम हैज बी चेंज। क्यों, कैसे, इसमें आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोला गया है कि देखिए ओगला टेल्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। ओगला टेल्स सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1985 में, जिसे बोला था कि राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है ऑल्सो कंप्राइज एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड राइट टू वर्क। राइट टू 21 में आता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और रिसेंटली राइट टू वर्क के साथ इसे डाइल्यूट किया गया है। राइट टू वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए। राइट टू वर्क अंडर आर्टिकल 21। मनरेगा वॉज इंस्पायर्ड बाई राइट टू वर्क। 2005 में इसे लाया गया था राइट टू वर्क। 2009 में नाम बदल के किया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एंड नाउ 2025 में इसका नाम फिर चेंज हो चुका है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें प्रोविज़न था कि अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो आपको कंपेंसेशन देना होगा, एम्प्लॉयमेंट कंसेशन। अगर वेज डिले होता है उसके 15 दिन से ज़्यादा, उसमें भी आपको कंपेंसेशन देना होगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो डिसेंट्रलाइजेशन करती है, ग्राम सभा को पावर दिया गया था प्लानिंग के लिए, उसके भी अगेंस्ट है, क्योंकि अब प्लानिंग करेगा सेंट्रल, स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स, टॉप डाउन होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूनिवर्सल था, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि ST SC सारे गरीब, जो भी गरीब है जिनका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, वो मनरेगा में काम कर सकते हैं।
इससे इकोनॉमिक बेनिफिट था कि रूरल इनकम इंक्रीज हुआ था, रूरल डिमांड बढ़ा था, वीमेन इंपावरमेंट बढ़ा था। ठीक है, स्टेचुटरी मनरेगा में प्रोविजन था 1/3 वीमेन होने का, बट इन रियलिटी 58% वीमेन जो है, 58% जो मनरेगा का वर्कर्स हैं वो वीमेन है। रूरल एसेट्स इंक्रीज हुआ है, लाइक पॉन्ड्स, रोड्स, पॉवर्टी डाउन, इससे डाउन हुआ है। 58% वीमेन है, और उसमें 58% में 45% जो है वो पहले काम या तो ना करते थे, घर में करते थे, या फिर उनके पास कोई वर्क नहीं था, या फिर वो अपने ही घर के खेत में काम करते थे। वो 45% अगर उनको अब नहीं मिलेगी तो वो अब जाके घर बैठेंगे। तो वीमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट है। वर्ल्ड बैंक 2009 में एक बात बोला था कि मनरेगा इज ए स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया था। पिछले 3 से 4 साल से देखा जा रहा था कि गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिकली, मतलब स्टेप बाय स्टेप मनरेगा को वीक कर रहा था। बजट डिले हो रही थी, बजट डिले होने के कारण पेमेंट डिले हो रहा था, और दूसरा कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली इंट्रोड्यूस किया गया था, फोटो बेस्ड अटेंडेंस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, कम्प्लेक्स पेमेंट सिस्टम था, जो काफ़ी टेक्नोक्रेट्स या टेक्नो ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, उसके कारण एक्सक्लूजन हो रहा था। करप्शन के लिए एक आयाम खुल गए थे, न्यू टाइप ऑफ करप्शन। एक्सक्लूजन भी हो रहा था कि पुअर जो लेबरर होते हैं उतना ज़्यादा डिजिटली एम्पावर्ड नहीं होते, उनको कोई नॉलेज नहीं होता है कैसे इसे इनरोल करना है। देन अब रिसेंटली अब क्या हुआ है कि कहाँ काम दिया जाएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। कैसे काम किया जाएगा ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, हाउ और कब काम दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। मतलब 60 दिन ईयर में, पहले ईयरली था, अब सीजनल हो गया 60 दिन, उससे बार्गेनिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी। वो जो वन पॉजिटिव थिंग की इंक्रीज हुआ है वो बोगस है। अगर एक रिपोर्ट था जिसमें मुश्किल से 50 दिन तो मिल नहीं पा रहा है, अगर देखा जाए रिपोर्ट में एक आया था कि मुश्किल से एक आदमी को 50 दिन काम नहीं मिल रहा है, 125 कहाँ से आप दोगे, तो दैट इज़ बोगस। तो मनरेगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे मारा जा रहा है, ना कि नाम चेंज हुआ है, बट इसको कम खाना दिया जाएगा, न्यूट्रिशन की कमी होगी, बीमार पड़ जाएगा, अल्टीमेटली धीरे धीरे मर जाएंगे। जो 40% स्टेट का जो फंड करने का, जो पहले 90 और 10% था, अब 90-10% पहले था कि 90% सेंट्रल, 10% स्टेट, अब 60% सेंट्रल, 40% स्टेट। स्टेट ऑलरेडी फाइनेंशियली बर्डन से जूझ रहा है, इसके पास कोई फंड है नहीं, जीएसटी के बाद और ज़्यादा कम हो चुका है फंड, और हाईली डिपेंडेंट है स्टेट पे अपने फंड के लिए। उस केस में फंड बढ़ाना तो स्टेट डिस्करेज करेगा इस स्कीम को लागू करना, इसके स्टेट विज डिस्करेज टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। अर्लियर 90-10 था तो स्टेट को ज़्यादा देना नहीं पड़ता था, तो काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट होती थी स्टेट को कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करें। अब स्टेट उसे इम्प्लीमेंट करना बंद कर देगा धीरे धीरे। क्या होगा, मनरेगा ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ अबाउट नीति आयोग का एक प्रपोजल है 10 बिलियन रिसर्च फंड के लिए। नीति आयोग ने बोला है कि विश्व बंधु स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप 10 बिलियन का लाने के लिए। इसका मेन प्रोविज़न क्या है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द हायर एजुकेशन करने के लिए। हायर एजुकेशन इंडिया में रिसेंटली देखा जाता है कि इंडिया में जितने स्टूडेंट आते हैं ना इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने, उसके 28 टाइम्स इंडिया से बाहर जाते हैं, इंडिया से स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं। तो नीति आयोग करना है कि एक रिसर्च स्कॉलरशिप फंड बनाया जाए, विश्व बंधु स्कॉलरशिप फेलोशिप, जिससे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट कहाँ हैं? इंडिया में पढ़ने हैं। रिसेंटली एक बिल जिसमें हम देखे थे कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान 2025 आया था, वो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल जो आया था उसको देखे थे। वो आया था ओवरऑल रेगुलेटरी इम्प्रूव करने के लिए, हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी इम्प्रूव करने के लिए। उसमें प्रोविज़न था कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में प्रोविज़न क्या था कि जो भी पहले यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो भी काम करती थी, अब ये करेगा, अम्ब्रेला बॉडी होगा 12 मेंबर का। अब ये घर है, इसके अंदर 3 बॉडी और होंगे, जिसमें एक होगा गुणवत्ता, जो कि क्रेडिशन और स्टैंडर्ड मानक
विकसित भारत मानक परिषद एंड विकसित भारत गुणवत्ता परिषद, विकसित भारत विनियम परिषद, ये एक्रेडिशन देगा जो रेगुलेटरी करेगा। देन स्टैंडर्ड तय करेगा मानक वाला, और गुणक वाला एक्रेडिशन देगा, और विनियम रेगुलेटरी बॉडी तय करेगा। सारा बॉडी 40 मेंबर्स के बॉडी होंगे, 3 बॉडी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोला था कि एक ही बॉडी होनी चाहिए रेगुलेशन का। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ठीक है आप इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहते हैं हायर एजुकेशन का, आपका खुद का डोमेस्टिक हाल क्या है वो छुपी हुई नहीं है। कैसे 68% जो भी यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन रिपोर्ट है NAAC का कि वो या तो मिडिल या पुअर क्वालिटी पे है। 25% गवर्नमेंट का बजट है एजुकेशन पे, मात्र 25% बजट है, और उसका भी 65% हायर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जाता है, IIT IIM उनको जो फंड जाता है, और स्टेट यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट जाते हैं बट फंड बहुत कम है। वही बोल रहे हैं स्टूडेंट, इनके पास स्टूडेंट 95 to 98% है, फंड है मात्र 20 to 25% फंड। एंड वैकेंसी है 35% प्रोफेसर का वैकेंसी, 46% असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है, और एडॉक बेसिस पे अपॉइंटमेंट ले रही हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हाल बेहाल ही है ही स्टेट यूनिवर्सिटी का। एक 66% GDP करने का प्रोविज़न है कि GDP में, एजुकेशन में GDP 6% किया जाए। कॉपी कल्चर PhD में रिसर्च में बहुत ज़्यादा हो चुका है। एडिटोरियल देखे थे हिंदू में ही कि कॉपी कल्चर PhD रिसर्च में हम रिसर्च की जो भी फेलोशिप है बस वेस्टर्न के जो रिसर्च है उसको कॉपी करके पेस्ट करके रिसर्च पब्लिश कर दे रहे हैं। उसके लिए एक आया था कि रिसर्च इंटीग्रिटी ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट किया जाए जो चेक करे ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिसर्च वर्क। हायर एजुकेशन में रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है, और इससे रिलेटेड UPSC में क्वेश्चन आ चुका है मेंस में। तो हायर एजुकेशन रिफॉर्म। नेक्स्ट कि बीजेपी गॉट 6088 करोड़ इन डोनेशन। सबका जो भी पॉलिटिकल पार्टी है सबका डोनेशन डिक्लाइन किया है, और बीजेपी का 50% इंक्रीज़ किया है। 6,088 करोड़ डोनेशन हुआ है। डोनेशन मेनली हुआ है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू 2618। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू सेट अप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर द इंडिविजुअल। ये मैंडेटरी होता है इसके थ्रू रिपोर्टिंग करना है इलेक्शन कमीशन को। देखो ट्रांसपेरेंट तो है, पहले जो इलेक्ट्रो बॉन्ड था वो ओपेक था, अब ये ट्रांसपेरेंट तो है बट असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक मतलब किसी एक पार्टी को ज़्यादा देना, इट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी, नॉट अ गुड फॉर द डेमोक्रेसी। क्या होगा कि वन पार्टी को ज़्यादा मिल रहा है डोनेशन, इलेक्ट्रल इक्विटी होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, उससे अनइक्वल कैंपेन रिच होगा। एक और पॉइंट है कि रिस्क ऑफ पॉलिसी कल्चर। अब जो भी बिजनेसमैन फंड देंगे 10 करोड़ 20 करोड़, वो क्या चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले मेरे फेवर में डिसीजन ले। अब अरावली के जो माइनिंग के जो माफिया होंगे वो गवर्नमेंट को फंड देंगे, बोलेंगे कि अरावली का जो डेफिनेशन उसको नैरो कर दो, जो प्रॉफिट होगा आपको भी दिया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड पॉलिसी कल्चर कैप्चर। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द ओवरऑल हेल्दी डेमोक्रेसी। वन मोर न्यूज़ की अंजदीप एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च हुआ है अंजदीप। इसका इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए क्या है, अंजदीप क्या है, आइलैंड है कर्नाटका के कोस्ट पे एक अंजदीप, उसी के पे नाम रखा गया है ये अंजदीप इस एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट को। ये सेकेंड है, इसे बनाया किसके द्वारा गया है, ग्रीन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता इन पार्टनरशिप विद द L&T शिपयार्ड। और 77 मीटर लेंथ में है, वाटर जेट्स इसके पास है, टॉर्पीडो है इसके पास है, एंटी सबमरीन रॉकेट है, सैलो वाटर सोनार है। सबमरीन से फाइट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है सैलो वाटर में। चाइना के पास बहुत सारे सबमरीन है, इंडिया का प्लानिंग है कि एंटी सबमरीन सैलो वाटर एयरक्राफ्ट इंडियन ओशियन के चारों तरफ डिप्लॉय कर दें, जिसके कारण चाइनीज सबमरीन इंडियन ओशियन के पास आसपास नहीं आ पाएगा। 80% इंडिजीनियस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटी सबमरीन याद रखना है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि इंडियन कोर सेक्टर ग्रो 1.8% हुआ है, ठीक है, मंथली है, दैट नॉट मच इंपॉर्टेंट। एक इम्पॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI ने परमिट किया है कि इंश्योरर्स एंड री इंश्योरर्स एडिशनल टायर 1 कैप बॉन्ड एंड डेप्ट मार्केट में मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसकी डेप्ट मार्केट में, AIFI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
कौन होते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? जो क्रिएट कर लॉन्ग टर्म फाइनेंस करते हैं सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस करते हैं स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, जो कि गवर्नमेंट आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं, जैसे नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, रिसेंटली जो बना था नैफिड, ये इनको बोलते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें इंश्योरर्स एंड री इंश्योरर्स बॉन्ड खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलाउ किया है, क्योंकि इंश्योरेंस और का जो रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI है। इंश्योरेंस मतलब कि वही इंश्योरेंस कंपनी, और री इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर करती है, उसको बोलते हैं री इंश्योरर। ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, अगर ये भी अपना इंश्योरेंस का कुछ पार्ट री इंश्योरेंस को देती है। दैट इज़ द न्यूज़ एंड दैट इज़ नॉट वेनेजुला से इंपॉर्टेंट चल रही, क्या मार्केट में चल रही है न्यूज़, उसको थोड़ा सा अवेयर रखते हैं, क्या हो रही है हैपनिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड में, बस उसका इंपॉर्टेंस इशू नहीं है। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रीजनरेशन इन एक्सोलॉक्स एंड फ्लैटवॉर्म, ये क्या है कि रीजनरेशन फ्लैटवॉर्म जो है एक इन्वर्टिब्रेटा है, जो कि अपना पूरा बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। जैसे उसके किसी बॉडी को यहाँ से कट कर दें, यहाँ से उसके बॉडी को यहाँ से कट कर देंगे तो ये बॉडी अपने आप कुछ समय बाद एक नया प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंट्रिगिंग है साइंटिस्ट के लिए रिसर्च करना कि चलो ह्यूमन के पास भी एक स्टेम सेल तो है, और कैसे होता है कि उसका जो स्टेम सेल होता है वो पूरा बॉडी खुद से डेवलप कर देता है, और ह्यूमन के पास भी स्टेम सेल है, बट उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि पूरा ऑर्गन को रीजनरेट कर सकता है। हाँ, स्किन, जैसे कि स्किन कट गया तो स्किन को रीजनरेट कर देता है, कुछ पार्ट्स को रीजनरेट करने का स्टेम सेल है ह्यूमन बॉडी के पास, बट पूरा बॉडी को रीजनरेट करना, उस पर रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे ह्यूमन बॉडी में रीजनरेट हो। जब बाल हर किसी के बाल झड़ने का प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि छोटा सा भी अगर हम रीजनरेशन में काम कर लेते हैं रिसर्च, तो उसे हैंडल कर सकते हैं, ऑर्गन रिपेयर कर सकते हैं, वुंड हीलिंग कर सकते हैं। स्टेम सेल इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में, मेडिकल के लिए फील्ड में इम्पोर्टेंट होती है। और प्लेटफॉर्म क्या होती है भी ध्यान, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये न्यूज़ है, मैवन एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट जो है नासा ने लूजिंग टच वो खो चुका है अब स्पेस में। मैवन एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया था 2013 में। हम अपना मंगलयान भी लॉन्च किया गया था 2014 में, दोनों साथ में लॉन्च किया गया था। और डिबेट हुआ था कि जहाँ पर मैवन एयरक्राफ्ट को $671 मिलियन में लॉन्च किया था, वहीं पे मंगलयान को 40 बिलियन में लॉन्च किया गया था। बट टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस था वो। मैवन एयरक्राफ्ट का काम था मेजर द थिन अपर एटमॉस्फेयर, मंगल के अपर एटमॉस्फेयर को पे रिसर्च करना, उसके आयनोस्फेयर को रिसर्च करना, और क्यों कभी एक टाइम पर वहाँ पर पानी हुआ करते थे, फ्लोइंग वाटर, अब कोल्ड एंड ड्राई हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है मंगल। इसके बारे में रिसर्च करना, उसके एटमॉस्फेयर को रिसर्च करना, उसके सोलर इंटरेक्शन, सोलर फेनोमेना का इंटरेक्शन को रिसर्च करने का काम इसका था। नाउ इट हैज़ बीन लॉस्ट। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। डू लाइक शेयर।